नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी के डेली करंट अफेयर्स में। और यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं 9 जनवरी 2023 का करंट अफेयर, दिन सोमवार। शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की आज के विचारों के साथ। और हमारे सबके प्रेरणा स्रोत अब्दुल कलाम साहब का विचार है, हमें हार नहीं माननी चाहिए और हमें समस्याओं को खुद को हराने नहीं देना चाहिए। यानी हमारी जो लड़ाई है वो किसके साथ है? हमारी अपनी समस्याओं के साथ है। समस्याओं के साथ हमें जूझते रहना है। जो भी परिस्थितियां हो या जैसा भी समय हो या जो भी हमारे सामने टास्क आए, हमें उससे क्या करना है? लड़ना है। जब तक हम सामना नहीं करेंगे, हम किसी भी प्रकार से नहीं जीत सकते। समस्याएं छोटी छोटी होती हैं, बस आवश्यकता एक कदम आगे बढ़ाने की होती है। सुबह की शुरुआत है, कोई भी टास्क है हमारा, हमें उसे पूरा करना है। और जब भी हम कोई टास्क पूरा करने जाते हैं, जैसे कि आज हमें ये चीजें पढ़ के खत्म करनी है या आज हमें ये सब्जेक्ट खत्म करना है, इसकी शुरुआत करनी है। हमेशा जब भी आप शुरुआत करते हैं तो आपके सामने परेशानियां आती हैं। हो सकता है घर में कोई आवश्यक काम पड़ जाए या कहीं जाना पड़ जाए, दोस्त का फोन आ जाए, व्हाट्सएप में मैसेज आ जाए, ये सब सारी चीजें चलती रही हैं। उन समस्याओं का उपाय क्या है हम सभी को पता होता है, इसको बताने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती। हम हमें सभी को पता होता है कि समस्या का समाधान क्या है। बस हमें उस समाधान पर काम करना है, उन चीजों को इग्नोर करना है और अपने लक्ष्य के लिए जिस भी चीज की आवश्यकता है उसके लिए आगे बढ़ना है। क्योंकि हमारे पास एक ऐसा विचार है, एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसको हमने देखा है, वो हमारे अब्दुल कलाम साहब है। हमने इनको देखा है कि कितनी विषम परिस्थितियां रही। यदि आपने इनकी अग्नि की उड़ान नहीं पढ़ी है तो जरूर पढ़िए, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में है। इन्होंने अपने जीवन को बताया है, इसमें झूठ बोलने वाली कोई बात नहीं है। हमने ऐसा नहीं है कि किताबों में लिखा होता है, इनका जीवन हमने देखा है और अंत तक देखा है कि इतने बड़े कर्मयोगी की कर्म करते हुए जो इनकी इच्छाएं थी, उन इच्छाओं को जीते हुए ही उन्होंने अपने मोक्ष को, बोलते ना, जो मृत्यु, जन्म और मृत्यु के एक चक्र है उससे वो बाहर निकले। और वो उनका जो देहावसान हुआ अपना कर्म करते हुए हुआ। उनकी इच्छा थी कि वो टीचिंग करना चाहिए। एक राष्ट्रपति जैसे ओहदे पर पहुंचने के बाद, जिन्हें जेट सिक्योरिटी प्लस रिटायर होने के बाद, यानी उस जगह से पद से हटने के बाद भी उन्हें वो सारी सुविधाएं मिलती हैं, वो सर्वोच्च माने जाते हैं। उसके बावजूद वो एक सामान्य से टीचर के रूप में उन्होंने अपना जीवन जिया और सभी के लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं। तो उनको आप देखेंगे कि उन्होंने क्या कहते हैं, अखबार बेचे। इसके अलावा उनकी जो उन्हें प्राप्त करना था वो उन्हें नहीं मिला, लेकिन वो दूसरी जगह पहुंच गए। उन्होंने कभी ऐसा कल्पनाओं में नहीं सोचा था। सामान्य जीवन जिया, राष्ट्रपति के 350 कमरे में उनका एक जीवन पूरा एक कमरे पे गुजरा। छोटे से छोटी चीजों के लिए वो अपने पुरानी चीजों को नहीं भूले। जूते भी वो खरीदते हैं तो अपने पुराने जो दुकानदार है उसके यहाँ से खरीदते हैं। अपने राष्ट्रपति भवन में यदि कोई एक छोटा सा फंक्शन भी रखते हैं तो उसका खर्चा जो होता है वो स्वयं वहन करते हैं। और अपने उन्होंने कभी गुरुओं का आदर करना नहीं छोड़ा और हमेशा सभी को प्रेरित करते रहे। तो हमें भी यही करना है, एक दूसरे को प्रेरित करते रहना है, एक दूसरे की हमें मदद करनी है। इन्होंने जितना ज्ञान समाज पे बांटा है, हमारे सामने किसी ने नहीं बांटा, लेकिन इनके पास ज्ञान की कभी कमी नहीं हुई और हमेशा एक बोलते ना, एक शिक्षक और एक छात्र दोनों का जीवन जिया। एक वीडियो क्लिप है इनकी, वहां मतलब एक छोटे से स्टूडेंट से बहुत बारीकी से वो उस चीज को सीख रहे होते हैं। इतनी छोटी छोटी बातें हैं, तमाम यूट्यूब भरा पड़ा है इनसे। इसके लिए हमें कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। तो करना क्या है? हमें हार नहीं माननी है। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं मानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत यही गाता हूँ। और समस्याओं से हमें क्या करता है? जूझते रहना है, क्योंकि हम जूझते रहेंगे तो हम कभी नहीं हारेंगे। शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की, आगे की तरफ बढ़ते हुए पिछले दिनों हमने क्या पढ़ा था उसके रिवीजन के साथ। रेलवे स्टेशन है, डबल FSAI का इसे 5 स्टार रेटिंग मिली है। और ये रेलवे स्टेशन कहाँ का है? वाराणसी का है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत भारत ने कर दी है और शुद्ध शून्य कार्बन का जो उद्देश्य है भारत तक 2070 तक शून्य करने का है। अभी चक्रवात मैंडोस आया हुआ था और इसकी वजह से आपको दो तीन चीजें यहाँ पे ध्यान रखनी पड़ेगी। पहली बात तो मैंडोस क्या है? एक चक्रवात है। दूसरी बात, इसमें किन किसानों को नुकसान हुआ था? विशेषकर तंबाकू किसानों को नुकसान हुआ था। और कहाँ के? आंध्र प्रदेश के। केंद्र सरकार का फेम इंडिया योजना है, इसका संबंध किससे है? इलेक्ट्रिक वाहनों के से है। अभी संसद में भी बस चलाई गई इलेक्ट्रिक वाहनों की। सचिवों का सम्मेलन की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री करेंगे और ये हो चुका है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स की बात करेंगे तो पीबीडी का जो सम्मेलन है वो स्टार्ट हो चुका है। अभी युवाओं का सम्मेलन था और आज से मेन जो सम्मेलन है 9 तारीख का वो स्टार्ट हो जाएगा। तो इस बार जो सम्मेलन के विशिष्ट अतिथि हैं वो श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी। इन्होंने संस्कृत में शपथ ली थी, इसलिए काफी चर्चाओं में भी रहे हैं। इनका नाम याद रखेंगे। एक तो जो मुख्य अतिथि हैं, विशिष्ट अतिथि हैं,
मुख्य अतिथि कौन है? गुयाना के राष्ट्रपति हैं। विशिष्ट अतिथि कौन है? श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी है, जो कि सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं। डिटेल में लगातार आपको बता रहा हूं, आप कंफ्यूजन नहीं रखना। 9 जनवरी से 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का जो उद्घाटन होगा, भारत के प्रधानमंत्री करेंगे आज। सूर्यांश का प्रयाण, ये एक पुस्तक लिखी गई है श्री महेश श्रीवास्तव के द्वारा, जिन्होंने मध्य प्रदेश का गान भी लिखा है। जल पर पहला जो अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों का सम्मेलन हो रहा है। मध्य प्रदेश में बहुत सारे बड़े आयोजन हो रहे हैं, जो राष्ट्रीय स्तर के भी हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी हैं, खेल से संबंधित, विज्ञान से संबंधित, कला से संबंधित लगातार फंक्शन हो रहे हैं। जनवरी फरवरी बहुत बिजी रहने वाला है, करंट अफेयर भी बहुत सारा मिलने वाला है। तो ये आयोजन भोपाल में हो रहा है। ग्राम पंचायतों की जो सरपंच होते हैं, उनकी तनख्वाह बढ़ा दी गई है, 4,250 रुपए कर दी गई है। इस घोषणा के बाद भी मुझे पता चला था कि सरपंच जो होते हैं, उन्हें सैलरी भी मिलती है। किस मंत्रालय ने तकनीकी सफलताओं और नवाचारों को प्रदर्शित करने के वन वीक वन लैब, आपसे पूछा जा सकता है कि वन वीक वन लैब अभियान किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये ध्यान रखना, ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अभी हाल ही में क्या हुआ है कि जो CSIR है, इन्होंने जिनकी 27 प्रमुख लैबें हैं, इन पे कुछ नया करने के लिए, नई तकनीक के लिए प्रेरित करने के लिए एक अभियान शुरू किया है, वन वीक वन लैब, यानी एक जो दिन है वो एक लैब में गुजारनी। इस थीम पे आधारित जो युवा हैं उन और जो छात्र हैं, शिक्षाविद हैं, इन सभी को क्या करना है, इनको आकर्षित करना है, इनको प्रेरित करना है। क्योंकि आप देखेंगे दुनिया के बहुत सारे देश जो हैं वर्तमान में यदि किसी चीज से जूझ रहे हैं, तो वो यही है कि बच्चों का जो दिमाग है, या आप बोले आकर्षण है, वो विज्ञान से थोड़ा सा कम हो गया है। भारत में है, ठीक है, बड़े बड़े जो डेवलप कंट्री, वहां भी ये समस्या जा रही है। तो हमारे यहाँ ज्यादातर इंजीनियरिंग और क्या कहते हैं, मेडिकल, इसके बाद आगे की नहीं सोचते, ज्यादा होगा तो सिविल सर्विस की तरफ जाते हैं। लेकिन साइंस की तरफ रुझान कम हो रहा है। तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रख करके पूरा प्रोग्राम चलाया जा रहा है। आपसे कभी पूछा जाए कि CSIR के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, जो इसकी स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1942 को हुई थी। और इसकी जो पहली बैठक हुई थी इस निकाय की, 9 मार्च 1942 को की गई थी। ठीक है। मेन वन वीक वन लैब किसका प्रोग्राम है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का। भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश में जो कालाजार बीमारी है, इसको खत्म करने का लक्ष्य रखा है? तो ये रखा है 2023 तक, यानी इसी वर्ष तक। सरकार का उद्देश्य है कि इस वर्ष तक हम इसको हासिल कर लेंगे। अभी हुआ क्या है कि जो 4 राज्य, जो प्रमुख बीमारू राज्य है, जहाँ पे ये बीमारी सबसे ज्यादा चल रही है, वो एक तो उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड और पश्चिम बंगाल है। ठीक है, इनने कुछ राज्यों ने अच्छा काम कर भी दिया है। तो अभी क्या हुआ है कि जो भारत की वर्तमान स्थिति है, 2007 से 2023 का कंपैरिजन किया है, तो 98.7 की गिरावट आई, यानी हमारे यहाँ बहुत मरीज जो मिलने हैं, इनकी संख्या में इतनी गिरावट आई है। तो सरकार के लिए वास्तव में, हमारी जो सरकार है, हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी, हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, उन्होंने बहुत मेहनत करी है इसको पाने में। तो इसके लिए सरकार ने उन सभी को क्या किया है, प्रोत्साहित किया है। और इसकी एक मीटिंग हुई थी, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? भारत के जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री है, डॉक्टर मनसुख मांडविया, इन्होंने इसकी अध्यक्षता करी थी। बैठक हुई है। लेकिन यदि बात करी जाए कि सबसे ज्यादा मरीज कहाँ पाए जा रहे हैं, तो झारखंड का एक पाकुड़ जिला है, वहाँ का एक जो ब्लॉक है लिट्टीपारा, वहां पे सर्वाधिक पाए जा रहे हैं। वहाँ प्रति 10,000 में 1.23 मामले हैं। फिर इसके बाद उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल है, इन्होंने जो उनका उन्मूलन था कालाजार का, इसके लक्ष्य को इन्होंने प्राप्त कर लिया है। यदि विश्व स्तर पे बात करी जाए, वैश्विक स्थिति की बात करें, जो 90% मामले इस बीमारी के मिलते हैं, वो आपको ब्राजील, इरिट्रिया, इथोपिया, फिर भारत, केन्या, सोमालिया, दक्षिण सूडान, बहुत सारी बीमारियां विशेषकर अफ्रीकन कंट्रीज में बहुत ज्यादा मिलती हैं। उसको एक बोलते हैं प्रयोगशाला लैब बना करके रख दिया है, उस पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट को। तो बात करें यदि विश्व में, जो विश्व वैश्विक स्तर पे भारत जो है 11.5% के साथ इस बीमारी में क्या है, जुड़ा हुआ है। इसको 2023 तक खत्म करना है। और जिनमें से 90% जो हमारे यहाँ के मामले हैं, वो आपको बिहार और झारखंड से मिलेंगे। ठीक है। तो इसको अब खत्म करने के लिए सरकार ने प्रोग्राम चलाए हुए हैं कालाजार के। अभी पे हालांकि इसकी जो समयावधि 2020 में खत्म होने वाली थी, लेकिन 2000 क्या हुआ, तो उसी समय पे कोरोना आने के कारण इसको बढ़ा दिया गया लक्ष्य को। तो अब ये 2023 कर दिया गया टारगेट। यदि बात करो आप कालाजार की, यदि पूछ लिया जाए, तो जो इसका विस्तृत तो लैसी मेनियस का होता है, जैसे VL भी कहा जाता है। इसे काला बुखार करके नाम से भी जाना जाता है। कुछ क्षेत्रों में इसको दमदम बुखार भी बोलते हैं, याद रखेंगे। काला बुखार हमने सामान्य भाषा में सुन रखा है, काला बुखार बोलते हैं। और मलेरिया के बाद दुनिया में सबसे बड़ा ये परजीवी हत्यारा, यानी परजीवी बीमारी है। और भारत सहित लगभग 100 देश हैं जो इससे काफी ज्यादा प्रभावित है, और विशेषकर उष्णकटिबंधीय रोग है। ठीक है। इसके लक्षण क्या होते हैं? बुखार आता है, वजन काफी तेजी से घटता है, थकान होती है, और लीवर और जो हमारा प्लीहा होता है, वहाँ पे सूजन
हो जाती है, ठीक है। और इसका जो बीमारी का प्रसार होता है जो लीशमैनिया जीनस प्रोटोजोआ है उस परजीवी के कारण होता है, और ये विशेषकर जो हमारा यकृत होता है और अस्थि मज्जा होती है उस पर क्या करता है, ये प्रभावित करता है। बढ़ते हैं आगे की तरफ, बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 3 की। हाल ही में किस राज्य में जाति सर्वेक्षण की शुरुआत करी? ये राज्य सरकार है जिसने अपनी शुरुआत करी है, तो ये है बिहार की सरकार। काफी समय से ये चर्चाओं में बना हुआ था, और बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं इन्होंने बहुत सारे राज्यों के साथ केंद्र सरकार के ऊपर दबाव भी डाला था कि इसकी शुरुआत करी जाए, तो इन्होंने अपने राज्य पे शुरुआत कर दी है। ये केंद्र सरकार की जाति आधारित जनगणना नहीं है, ये राज्य सरकार की है। तो हमें ये दिमाग में बिल्कुल बैठा के रखना है कि ये बिहार सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत करी गई। विशेषकर प्रत्येक परिवार की जो आर्थिक स्थिति के साथ साथ जो वो जाति को भी सूचीबद्ध करेंगे, और उनमें उप जातियों का सर्वेक्षण उनको सम्मिलित नहीं किया जाएगा। तो देखेंगे कि कौन किस जाति का है, वर्तमान में उसकी स्थिति क्या है, ठीक है। तो जाति आधारित जनगणना हमारे यहाँ जो पहले भी हुई है लेकिन उसके आंकड़े नहीं दिए गए थे, इसमें आर्थिक स्थिति और आकलन करेंगे। सरकार का ये कहना है कि हम एक बार आकलन करना चाहते हैं कि किस जाति वर्ग की वर्तमान में आर्थिक स्थिति कैसी है, क्या बदलाव उनके अंतर्गत आया है, जो अभी तक प्रोग्राम चले हैं, ये सब चीजें चली, ठीक है, ये कहना होता है। अब उसके पॉलिटिकल माइलेज किस प्रकार से वो लेंगे, ये देखने लायक होता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें इसका एक प्रभाव दुष्प्रभाव भी पड़ता है। उद्देश्य साफ हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन उसके उद्देश्य जब राजनीतिक होते हैं तो समाज में भी उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अब आंकड़े क्यों नहीं जारी किए जाते हैं? जातिगत जनगणना तो की जाती है लेकिन कई बार आंकड़े नहीं जारी किए जाते, उसके पीछे अलग अलग कारण होते हैं। अलग अलग स्तरों पर ये जनगणना होगी, और सरकार इस पे लगभग 500 करोड़ रुपए जो इनकी आकस्मिक निधि है वहां से खर्च करेगी। बात करें तो स्वतंत्र भारत में 1951 से लेकर 2011 के बीच में हमारे यहाँ जो जनगणना होती है उसमें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आंकड़े प्रसारित किए जाते हैं, ठीक है। कि इनकी जनसंख्या कितनी, विशेषकर अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितनी है, अनुसूचित जनजाति की किस जिले में कितनी है, जनघनत्व क्या, ये सब कुछ किया जाता है। लेकिन इसके अलावा अन्य जातियों के नहीं किए जाते हैं हमारे यहाँ। 1931 तक हमारे यहाँ हर जनगणना में जाति आंकड़े सम्मिलित किए जाते थे। 1941 में जाति आधारित जनगणना की गई थी, लेकिन उसका जो प्रकाशन है वो नहीं किया गया था। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 4 में। भारत का पहला समावेशन जो महोत्सव हुआ है, जिसे पर्पल फेस्टिवल भी कहते हैं, ये किस राज्य में शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है गोवा में। ऐसे फेस्टिवल्स विशेषकर आपको छोटे राज्यों में ज्यादा मिलेंगे। गोवा में बहुत सारे फेस्टिवल्स किए जाते हैं, इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। पूछा जाए तो कभी हमें ध्यान रखना है। इसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य ये बताना है पूरी दुनिया को, हमारा जो वहाँ पे आए फेस्टिवल में जो लोग आएंगे उनको ये बताना है कि हम लोग जो है सभी का स्वागत करने योग्य हैं। हमारे यहाँ सभी का उसी प्रकार से समान समान व्यवहार किया जाता है, समरूपता होती है हमारे यहाँ, ऐसा कोई पार्शियलिटी नहीं की जाती है। तो इसको लेकर के बाकी के सांस्कृतिक गतिविधियां होंगी, कार्यक्रम होंगे। आगे की तरफ प्रश्न क्रमांक 5 में राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय खबरों में, राज्य में ताड़ के पत्तों की पांडुलिपियों का दुनिया का पहला संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया, जहाँ पे पांडुलिपियां जो होंगी वो ताड़ के पत्तों की होंगी? तो ये संग्रहालय स्थापित किया गया केरल में। लगातार तीसरी बार ये करंट अफेयर में सम्मिलित हो रहा है राज्य, अच्छे कार्य कर रहा है। तो ये जो बनाया जा रहा संग्रहालय, ये आपका केरल की जो राजधानी है तिरुवनंतपुरम, यहाँ पे बनाया जा रहा है। और यहाँ पे पूरे के पूरे जो इनकी ऐतिहासिक पुस्तकें रही हैं, धार्मिक पुस्तकें रही हैं, जो कि उस समय पे ताड़ के जो पत्ते होते हैं उन पर लिखी जाती थी, तो उनको एकत्रित किया जा रहा है, उनको संजो करके रखा जाएगा। लगभग 187 पांडुलिपियां हैं जो कि प्राथमिक स्रोतों के आधारित हैं। ये जो है तब जो हमारे ताड़ के पत्ते होते हैं उन पे साफ और स्पष्ट लिखी गई, उनको अच्छी तरीके से रखा जाएगा, केमिकल वगैरह का लगा के रखा जाएगा। और इसमें क्या है कि कई ऐतिहासिक चीजें भी हैं। जैसे बात करी जाए तो भारत की जो हमारी धरती पे यूरोपीय शक्तियों को हराने वाले एशिया के पहले साम्राज्य त्रावणकोर की जो कहानियां हैं उनको भी संग्रहित करके रखा गया है। वहीं 19वीं सदी के जो लगभग 650 वर्ष राज करने वाले त्रावणकोर साम्राज्य के प्रशासनिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जो भी पहलू होंगे, उनकी पूरा एक इतिहास होगा, उसको संभाल करके रखा गया है। साथ में पांडुलिपि में कोलचोल के जो प्रसिद्ध युद्ध था उसकी जानकारी भी वहां पर उपलब्ध रहेगी। और त्रावणकोर के जो राजा रहे हैं अनिजाम तिरुनल मार्तंड वर्मा, जिन्होंने डच इंडिया को पराजित किया था, उनकी भी जो उस समय की जानकारियां थी उनको भी संजा करके रखा जाएगा। साथ ही में 1741 में जो त्रावणकोर के राजा थे उसकी जीत के मतलब उन्होंने डच पर जीत दर्ज करी थी। तो उन्होंने जो कुछ भी उसके बारे में लिखा था, विस्तारवादी उनकी जो सोच थी, यूरोपियों के बारे में क्या सोच थी उस समय से, उन सब चीजों के बारे में जो उन्होंने लिखा है, तो ऐसे ऐतिहासिक तथ्य वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो संग्रहालय ये कहाँ पर है? ये है त्रावणकोर में। और
अभी जो हमारे यहाँ एग्जाम होने वाले हैं व्यापम के, उसके नोट्स एग्जाम गुरुजी की तरफ से जितने भी लोगों ने ऑर्डर किए थे, अभी काफी सारे लोगों ने 996 का कोर्स परचेज किया था और पहले भी जिन लोगों ने कोर्स परचेज किया हुआ था, आप सभी के नोट्स डिस्पैच हो चुके हैं और मेरे को ऐसा लग रहा है कुछ लोगों को मिल भी गए हैं। और सोमवार मंगलवार तक आप सभी के नोट्स आपके घरों पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, जिन्होंने भी 996 रुपए में और उसके पहले परचेज किया था, लेकिन जो लोग छूट गए हैं, जिन्होंने एड्रेस नहीं दिया है, आप सभी से रिक्वेस्ट है, हमने इसके बारे में नोटिफिकेशन भी दिया था, इन नंबरों पे आप अपना एड्रेस व्हाट्सअप कर दें, आपके पास बैक कॉल आ जाएगी और आज से आप सभी को ट्रैकिंग आईडी भी मैसेज हो जाएगी। लेकिन नोट्स आपको जहां तक है आज सोमवार को मिल जाएंगे आज की डेट में। और अब इनके जो प्राइस हैं वो अलग कर दिए गए हैं। 1495 रुपए में आपको पूरा कंप्लीट कोर्स दिया जा रहा है। टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दी गई है। अभी 199 की ये टेस्ट सीरीज है पटवारी के लिए जो चल रही है एग्जाम गुरुजी की, आप प्लेटफॉर्म से डाउनलोड कर सकते हैं, उसको परचेज कर सकते हैं। साथ में यदि आप 1495 रुपए का कोर्स परचेज करेंगे तो उसके साथ आपको ये नोट्स फ्री मिलेंगे, पूरा वीडियो कोर्स भी रहेगा, साथ में टेस्ट सीरीज भी आपको इसमें मिलेगी। मतलब 1495 बाद आपको किसी भी चीज में पैसा नहीं लगाना है। आगे की तरफ बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स की। राष्ट्रपति ने मध्य प्रदेश राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो का एक ऐप है जिसको बोला जाता है ई विवेचना ऐप। इस ऐप का नाम याद रखना, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ई विवेचना ऐप किस मध्य प्रदेश के किस विभाग का है। तो इसको पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इसको कौन सा पुरस्कार दिया गया है? इसको दिया गया है प्लेटिनम पुरस्कार। अभी ये क्या हुआ था, जो भारत के राष्ट्रपति हैं, ये जो पुरस्कार दिया गया है, ये डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2022 है, उसके तहत दिया गया है। ये क्या है, हमारे यहाँ का जो अभिलेख अपराध अभिलेख ब्यूरो है, ठीक है, राज्य का, जहाँ पे पूरे के पूरे अपराधों को लिखा जाता है, उसको विवेचना या उससे संबंधित जो डायरियां होती हैं वो रखी जाती हैं। तो इस ऐप इसका एक इन्होंने अपना एक ऐप बनाया है, उसमें अब सारी की सारी जानकारी रखी जाती है और वो जो जीपीएस होता है उसके आधार पे ट्रैक किया जा सकता है कि फलाना व्यक्ति जो जो भी आपका क्या कहते हैं रिपोर्ट दर्ज करने आया तो वो उस जगह पे था कि नहीं था। ठीक है, तो इसकी एक अच्छी पहल है। तो इसके लिए, इस पहल के लिए भारत के हमारे जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने अभी इसको सम्मानित किया, हमारे मध्य प्रदेश की जो विवेचना ब्यूरो है इसको। अब इस ऐप का नाम क्या है? तो इसका नाम है ई विवेचना ऐप। ठीक है, होता क्या है कि पुलिस जब जांच कर लेती है, प्राथमिक जांच करती है, एफआईआर की जो होती है उसके आधार पर वो जांच करने जाती है, उसकी विवेचना करती है, जिसे हम लोग बोलते हैं, बात करती है, पूरी चीजें जानकारी लेती है, फिर उसके बाद वो डायरी पेश करती है कोर्ट में। तो अब ये सारी चीजें जो होती हैं ये पूरी पूरी विवेचना कहलाती हैं। फिर उसके आधार पे केस चलता है। तो अब इसको और पारदर्शी बनाने के लिए ये ऐप बनाया गया था। इसमें जो जांच अधिकारी होता है वो अपराध स्थल पे पहले साक्ष्य एकत्रित करेगा, बयान एकत्रित करेगा, उससे संबंधित जो भी जानकारियां होंगी सब कुछ एकत्रित करने के बाद वो जियो टैग करेगा, नहीं उस टाइम स्टैम्प करेगा कि मैं इतने समय पे यहाँ पे इस व्यक्ति से विवेचना किया, तो उसकी उस टाइम जीआई टैग भी हो जाती है कि वो उस लोकेशन में था जहाँ का बोल रहा है कि नहीं। तो ये भी पता किया जा सकता है कि वो झूठ तो नहीं बोल रहा है। तो उसको पूरा स्टैम्प करने बाद ताकि उसमें कोई छेड़खानी ना हो। और इसका एक फायदा ये होता है कि कई बार क्या हो जाता है कि जो केस होते हैं पुलिस कमजोर साबित हो जाती है वहां पे, तो इससे पुलिस को भी एक आधार मिलेगा कि हमारी जो विवेचना है वो सही है, हम अपराध जो स्थल है वहां पर जाकर के हमने ये जानकारी इकट्ठा करी थी। तो ये व्यक्ति जो भी बोल रहा है, ठीक है, लेकिन हमें याद रखना है कि ये जो ऐप है ई विवेचना ऐप, ये हमारे पुलिस विभाग का है। आगे की तरफ बढ़ेंगे। हिंदुस्तान का दिल धड़का दो, ये गीत किसके द्वारा गाया गया है? तो ये गीत गाया गया है किसके द्वारा? शान के द्वारा गाया गया है। और ये गीत है क्या? अभी हमारे यहाँ होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स, उसी का ये थीम सॉन्ग है। पेपर में आपसे पूछा जा सकते हैं, दो प्रकार से आ सकते हैं, किसने गाया है या खेलो इंडिया यूथ गेम्स का थीम सॉन्ग क्या था। तो याद रखना, हिंदुस्तान का दिल धड़का दो, पूरा गीत रटने की आवश्यकता नहीं है। जोश दिखा दो, जान लगा दो, हिंदुस्तान का दिल धड़का दो। अच्छा गीत है, शान ने गाया है। शान ने हमारे यहाँ पहले भी गाने गाए हुए हैं, जो हमारे कचरा के इकट्ठा करने के लिए गीत गाया जाता था, कचरा गाड़ी के लिए, वो भी शान के द्वारा ही गाया गया था। और जो हमारे खेलो इंडिया यूथ गेम्स होने वाले हैं 30 जनवरी से 11 फरवरी तक होने वाले हैं, मध्य प्रदेश के 8 शहरों में होंगे। यदि आप उन 8 शहरों के अंदर हैं तो आप सभी को ये गेम्स देखने जाना चाहिए। 3 दिन चलेंगे, 8 अलग अलग शहरों में 23 गेम्स होंगे, 6,000 के लगभग खिलाड़ी आएंगे। मध्य प्रदेश के जो ये 8 शहर हैं, नाम रट लीजिए, भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, खरगोन, महेश्वर में होंगे। एकमात्र गेम है साइकिलिंग, जो कि दिल्ली में होगा।
नए गेम्स इस बार जो पहली बार सम्मिलित किए गए हैं, वाटर स्पोर्ट्स से संबंधित जो भी खेल में पहली बार सम्मिलित किए गए हैं। साथ ही में तलवारबाजी जो है खेलो इंडिया गेम्स में पहली बार सम्मिलित होगा। साथ में अब मुख्यमंत्री ने घोषणा करी है कि यदि कोई एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, ओलंपिक में पदक जीत करके लाएगा, उनको 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। साथ ही चिन्हित पदक जीतने वाले खिलाड़ी को यानी जो पदक होगा उसके अकॉर्डिंग डीएसपी और डिप्टी कलेक्टर भी बनाया जाएगा। ये बहुत अच्छी पहल है हमारे खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए। खेलो इंडिया की मशाल का नाम क्या रखा गया है? इसका नाम रखा गया है अमरकंटक, जो दूसरा प्रश्न बन सकता है। अभी आपको पता है कि खेलो इंडिया गेम्स के मशाल, थीम सॉन्ग और साथ में शुभंकर का क्या हुआ है, अनावरण हुआ है। तो इसी क्रम में एक अच्छी चीज निकल के आई है कि जो हमारे यहाँ मसाल का नाम रखा गया है वो अमरकंटक रखा गया है। क्यों रखा गया है? क्योंकि जो माँ नर्मदा है उनका जो उद्गम स्थल है अमरकंटक, उसके नाम पर ये रखा गया है। साथ में जो ये मसाल आपको यहाँ पर दिख रही है, इसमें 3 चीजें और सम्मिलित की गई हैं। इसके अंदर जो जल भरा गया है वो नर्मदा का जल भरा गया है। साथ में यहाँ पे आपको जो ये अलग अलग जगह दिख रही है, यहाँ पे एक जगह भीम बेटका मिलेगी आपको, दूसरे पे आपको बाबा महाकाल मिलेंगे, तीसरे पे आपको दौड़ता हुआ चीता दिखेगा और कमल की झलक इस मसाल पे आपको दिखाई देगी। ये कमल ऊपर झलक दिखाई देगी। ये सब कुछ इस मसाल का है। तो आपसे जुड़ी हुई चीजें यहाँ पे कई प्रश्न बन सकते हैं। किसका जल रखा गया था? तो नर्मदा जी का। किसके नाम पर रखा गया है? तो अमरकंटक के नाम पर रखा गया है। या आपसे ये पूछा जा सकता है कि इस मसाल में निम्न में से कौन सी चीजें नहीं थी? तो भीम बेटका थी, ठीक है, सांची दे सकता है, कोई भी दे सकता है, लेकिन याद रखना भीम बेटका थी। बाबा महाकाल का उसमें लोगो भी था, चीता भी था और कमल की झलक भी। तो ये सारी चीजें इसके अंतर्गत सम्मिलित है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 9 की। तो यूथ गेम्स 2022 है, इसका शुभंकर क्या है? तो जो इसका शुभंकर है वो आशा और मोगली है। ठीक है, अब इसमें बात करी जाए तो मोगली ये है, आशा कौन है? आशा है ये चित्ता आपको जो दिखाई दे रहा है, इसका नाम है आशा। इसको रखा गया है। मोगली हमारे पेज जो अभ्यारण्य रिजर्व है उससे संबंधित है। यहाँ पे एक बच्चे को मोगली बना के रखा गया था। तो शुभंकर हमारे यहाँ का आशा और मोगली है। ये 5वें जो हमारे खेलो इंडिया यूथ गेम्स होने वाले हैं उसमें आशा जो है ये चीता है, मोगली तो ये है ही। ठीक है, ये शुभंकर बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश की पहचान है मोगली और चीता भी। बढ़ते प्रश्न क्रमांक 10 पे, मध्य प्रदेश एक परिचय पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है श्री जितेंद्र सिंह भदौरिया। इसका भी इनोग्रेशन हुआ है। इसमें मध्य प्रदेश से संबंधित बहुत सारी जानकारियां हुई। हालांकि ऐसी पुस्तक एक बार और भी आ चुकी थी, वो पटेरिया जी हैं उन्होंने लिखी थी। लेकिन आप लोग खरीदने मत भाग जाना, आपके पेपर से संबंधित इस पे कोई जानकारी नहीं मिलने वाली है। ठीक है, और आप सभी से हमने कल एक प्रश्न पूछा था कि जल जीवन मिशन का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया? आप सभी ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, सभी ने आंसर दिया और राइट आंसर दिया और बहुत सारी जानकारी दी है। जानकारियां आप सभी को यहाँ पे मैं पढ़ूंगा नहीं, सभी के लगभग सही 2019 से 24 तक का सरकार का लक्ष्य है। आप चाहे रिमी पटेल, नीलिमा, मॉन्स्टर ऋषि, बाप रे, शुभम शॉर्ट्स, नजीम खान और शमशेर पटेल, आप सभी ने आंसर दिए हैं, बढ़िया आंसर लिखते हो और आप सभी लगातार और प्रतिदिन आंसर लिखने वाले हमारे बोलते हैं ना साथी हैं। आप सभी इनके आंसर पढ़ लेंगे। एग्जाम गुरुजी की तरफ से इनको लाइक हार्ट दे दिया गया है, यहाँ पे जरूर नहीं दिख रहा है लेकिन वहां दे दिया गया है। और इनकी डिटेल्स एक बार आप जरूर पढ़ लेंगे, क्योंकि जो पेपर अब बन रहे हैं, बार बार बोल रहा हूँ, हल्के में आप लोग ले भी रहे होंगे कुछ लोग, लेकिन जो गंभीरता से ले रहे हैं वो मुझे पता है कि वो अच्छे नंबर लेकर के आएंगे। अब जो योजनाएं से हो या किसी भी सब्जेक्ट से, टॉपिक से प्रश्न हो सामान्य ज्ञान के, बिल्कुल पुराने स्तर पे नहीं आ रहे, बहुत डीप में जाके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो उसके आप क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकते हैं, अपने दिमाग में एक पजल चलाते रहिए कि क्या क्या पूछा जा सकता है। इस एक प्रश्न से आपके बहुत सारे प्रश्न सॉल्व हो जाते हैं। आप सभी बहुत मेहनत करते हैं, अच्छे आंसर्स लिखते हैं, बहुत खुशी होती है आप सभी के मुझे आंसर पढ़ करके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और करंट अफेयर्स का एक क्लास आपका लग चुका है, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय खेल पुरस्कार की। ठीक है, और इस पे हमने लगभग उतने क्वेश्चंस करा दिए हैं जिससे आपके प्रश्न बन सकते हैं। और खुदा न खास्ता एक आध दो प्रश्न यहाँ वहां से टकरा गए तो वो उतना तो देखिए सबके बस का नहीं है। वो आपके तूफानी क्वेश्चंस जो आते हैं उनसे ना तो किसी का सिलेक्शन रुकना है, ना तो किसी का सिलेक्शन उससे होना है। ठीक है, वो भाग्यवश प्रश्न कहलाते हैं। और लेकिन उनके चक्कर में बाकी के प्रश्न हमें गलत नहीं करने। तो हमने यहाँ पर आपको पूरे जो 1 वर्ष का करंट अफेयर है खेल से संबंधित, पूरा देने की कोशिश करी है।
अगली क्लास जो आपकी विज्ञान प्रौद्योगिकी की रहेगी ये 10 तारीख को रहेगी। उसके एक दिन बाद आपकी मध्य प्रदेश की करंट अफेयर की क्लास रहेगी 12 तारीख को। इस क्लास में थोड़ा सा टाइम लग रहा है बनाने में पूरा, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट इकट्ठा करना पड़ता है, उसकी स्लाइड्स बनानी होती है, थोड़ा सा चेक भी करना होता है। तो आप इनकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से इसकी डाउनलोड कर लेंगे, डाल दी गई हैं, और उनको आप रिवाइज कर लेंगे और प्रमुख प्रमुख बातें जो आपको लिखनी है आप लिख लेंगे। और करंट अफेयर की इसकी प्लेलिस्ट भी अलग से बना दी गई है, अब वहां देख लेंगे। क्लास यदि नहीं देखा है तो एक बार जरूर देख लें। और हमने स्पीड में कराने की कोशिश करी है, ज्यादा समय नहीं लिया है आपको, इस पूरे एक साल के करंट अफेयर को 2 घंटे के अंदर लगभग निपटा दिया है। तो उस पे मेन मेन चीजें फोकस करिए जहां से प्रश्न हमारे बन सकते हैं। अनावश्यक उसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल नहीं बताइए, क्योंकि वो डिटेल्स ऐसी होती है कि कई बार चेंज भी हो जाती हैं, और वो हम सभी रेगुलर पढ़ते रहते हैं। तो ठीक है, थोड़ा सा आपके लिए भी वो वर्क हमने छोड़ दिया ताकि आप भी को एक कंटेंट मिल गया करंट का, आप उसको किस प्रकार से इंटरलिंक करेंगे, ये चीजें हमें खुद करनी होगी ताकि हमें याद हो जाए। करंट अफेयर्स के आज का होमवर्क आप सभी के लिए ये रहा। बृहस्पति कुंड मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? उमरिया में, नीमच में, पन्ना में, देवास में? राइट आंसर नीचे देना है, बृहस्पति कुंड के बारे में बताना है, साथ ही में इसके बारे में और भी कुछ डिटेल्स है तो आप वो बता सकते हैं। जिनके आंसर राइट होंगे एग्जाम गुरु जी उसको लाइक देगा, जिनके आंसर अच्छे होंगे एग्जाम गुरु जी हार्ट देगा। हार्ट वाले आंसर्स आप लोग करंट अफेयर देखने के बाद जरूर पढ़ा करें। करंट अफेयर की क्लास कैसी लग रही है आप सभी लोग कमेंट करके बताएं, और पसंद आती है तो शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। हमें भी मोटिवेशन की आवश्यकता होती है, आप ही लोग हमारे क्या होते हैं, मोटिवेटर होते हो। जब आप लोग क्लास शेयर करते हैं और हमें भी प्रोत्साहित करते हैं तो हम भी कुछ नवाचार करने की कोशिश करते हैं। हमारी और आपकी मुलाकात अगले करंट अफेयर्स में होगी। यदि एमपीपीएससी, कुछ लोगों ने पूछा था इंग्लिश मीडियम नोट्स, एमपीपीएससी प्री के इंग्लिश मीडियम नोट्स एग्जाम गुरुजी के प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है, आप वहां से ले सकते हैं। हिंदी मीडियम के भी हैं 2022 पीएससी के लिए जो होने वाले हैं। साथ ही में मुख्य परीक्षा के नोट्स का काम हो चुका है 80% इंग्लिश मीडियम का, ज्यादा से ज्यादा इसी वीक में हम लॉन्च कर देंगे। आप लोग उसके लिए परेशान नहीं होइए। और पटवारी की टेस्ट सीरीज भी चालू है, आपसे आप उसको परचेज कर सकते हैं। फिर मुलाकात होती है, तब तक अपना ध्यान रखें, पढ़ाई अच्छे से जारी करके रखें। जय हिंद।